A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ जी, लास्ट क्लास में मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट करवा के गया था। आज हम आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नई एडजस्टमेंट्स हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो पेज नंबर 22.39 के ऊपर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहे गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में आपको इन एडजस्टमेंट्स की जर्नल एंट्रीज पास करनी है यानी इन आइटम्स को आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते समय इंक्लूड करोगे तो व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सिंपल है, आप एंट्री करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। यस। सेकंड कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक के लिए, सब पढ़ के बैठे हो आप लोग। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो क्लियर? यस सर। यस। थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। फोर्थ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। बोलो ये कर लोगे या मैं करवाऊं सारी? बोलो भाई जवाब दो। कंप्लीट यस क्वेश्चन सर। कंप्लीट करना है क्वेश्चन मेरे साथ। ये वाला कर लेंगे। सर कर लेंगे। कर यस लो। सर, कर लेंगे। पायल स्क्रीन के सामने नहीं हो क्या? नहीं है, ज्वाइन कर लिया, नहीं है स्क्रीन के सामने। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 ले लो होमवर्क में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 के ऊपर। पेज नंबर है आपका 22.40। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट्स। बेटा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बहुत कर लिए एडजस्टमेंट्स के। आपको ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट गिवन है, आपको डेटर्स गिवन है 4,13,000 रुपीज के, आपको बेड डेट्स गिवन है 7,000 रुपीज के, और ट्रायल बैलेंस में ही आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 45,000 रुपीज का। ये डेबिट बैलेंस कॉलम है और ये क्रेडिट बैलेंस कॉलम है ट्रायल बैलेंस का। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है एडिशनल बेड डेट्स या फर्दर बेड डेट्स बोल दो। ये आपको गिवन है 13,000 रुपीज की, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है आपको 5% ऑन डेटर्स। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन का। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी। सबसे पहले जो बेड डेट्स हैं एडिशनल उनको बुक करो। एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 13,000 रुपीज टू डेटर्स अकाउंट 13,000 रुपीज। उसके बाद
अब बताओ बेड डेट्स अकाउंट में आपके एग्जिस्टिंग बेड डेट्स थे 7,000, 13,000 हमने और डेबिट कर दिए, टोटल कितने हो गए? 20,000. 20,000, ठीक है ना? टोटल 20,000 हो गए। Yes, sir. ये 20,000 रुपीज हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट के अंदर। तो 20,000 रुपीज के जो बेड डेट्स टोटल हो गए उनको ट्रांसफर करो प्रोविजन अकाउंट में। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू बेड डेट्स अकाउंट 20,000 रुपीज। एंट्री नंबर 3, इसको करने से पहले आपको प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा जाके रफ पेज पे, अदरवाइज गलती कर जाओगे आप लोग। ओल्ड प्रोविजन है 45,000 का, बेड डेट्स आपने ट्रांसफर करी 20,000 रुपीज की। आपके रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए? एडिशनल बेड डेट्स चार्ज करने के बाद रिमेनिंग डेटर्स रह गए 4 लाख के। 4 लाख का 5% 20,000। अब आपका ओल्ड प्रोविजन एक्सेसिव है इन कंपैरिजन टू द टोटल ऑफ बेड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन। तो जो एक्सेसिव प्रोविजन है 5,000 रुपीज का, दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो थर्ड एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपीज। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. रिमेनिंग तुम 4 पॉइंट देख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इनमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, अदरवाइज मुझे पता ही है तुम कर लोगे। देख लो रिमेनिंग 4 पॉइंट्स। सर सेकंड वाला एक बार बता दीजिए। कौन सा? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट, चलो जी सेकंड भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, on 31st March 2017 stock worth rupees 25,000 was destroyed by fire. The stock was insured and the insurance company admitted a claim of rupees 21,000 only. बेटा स्टॉक ड्यू टू फायर हमारा डिस्ट्रॉयड हो गया। पहली एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ये तो जर्नल चैप्टर में ही पढ़ लिया था आप लोगों ने। 25,000 रुपीज, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेजेस आपकी 25,000 रुपीज से रिड्यूस होगी। फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट, इंश्योरेंस कंपनी ने 21,000 का क्लेम एडमिट किया, तो रिमेनिंग 4,000 हमारा लॉस है। जो हमारा लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे 4,000। जो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 21,000 टू लॉस बाय फायर अकाउंट 25,000। लो सेकंड पॉइंट, क्या दिक्कत आई बेटा इसमें? यस सर क्लियर है। इसमें क्या डाउट था पायल तुम्हें? सर ये ना इंश्योरेंस कंपनी वाला थोड़ा सा था, बट क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी लिख लो या इंश्योरेंस क्लेम लिख लो, क्योंकि क्लेम तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है तो कंपनी पे करेगी। ये जो 21,000 है जब तक कंपनी से हमें रिसीव नहीं होता तब तक बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर शो होता रहेगा। बोलो जी, क्लियर? यस सर।
नेक्स्ट 3 Yes, पॉइंट्स sir. पे कोई डाउट है? चेक कर लो। नो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखो, उसमें कोई डाउट्स हो तो पूछो। हाँ डलानी क्या कह रहे बेटा? सर आवाज क्लियर नहीं बेटा आपकी? सर कुछ नहीं। कुछ नहीं। 14 देखो, 14 में कोई डाउट हो तो। इस वीक में सिलेबस ओवर हो रहा है आपका। 14 में डाउट्स देख लो, कोई हो तो। नहीं है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा फिर। यस सर। नहीं है। नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 होमवर्क है आपका, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब 14 की क्या बात करें? इलस्ट्रेशंस 12 to 14 होमवर्क प्रैक्टिस कर लेना बेटा इनकी, क्योंकि कई बार मैंने देख लिया आप क्लास में तो कहते हो सर समझ में आ गया, और जब आपके पेपर होते हैं ना तो प्रेजेंटेशन देख के दुख होता है। वहां पे ये फीलिंग आती है कि समझ में नहीं आया। नाउ पेज नंबर 22.42 के ऊपर हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 17, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, तब भी मैंने आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ाया था। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर। देखो बेटा, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो नेचर वाइज बात करें कि कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के, तो दोज एक्सपेंडिचर्स आर रेवेन्यू इन नेचर, लेकिन जो अमाउंट उनके ऊपर इनकर किया जाता है वो इतना हाई होता है, और जो उनसे बेनिफिट्स रियलाइज होने होते हैं वो विद इन 1 ईयर नहीं होते, वो ओवर 4 to 7 ईयर्स पे हमें उनके बेनिफिट्स रियलाइज होते हैं। दैट इज वाई जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हमने किया उसको हम स्प्रेड ओवर करते हैं ओवर द ईयर्स इन विच द बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लाइक मान लो कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है मार्केट में, जैसे सेलफोन कंपनीज हैं, सैमसंग हैं, आपके शाओमी हैं, रियलमी हैं, ठीक है, ओप्पो है। नया फोन मार्केट में आ रहा है तो उसके टीजर आने लग जाते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट्स आने लग जाते हैं, तो उसके ऊपर ये हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कंपनी ने किया। मान लो 5 लाख रुपीस का कंपनी ने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस किया। अब अगर ये 5 लाख रुपीस सिंगल ईयर में ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दें तो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी, बोलो, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी विल बी डिस्टर्ब। मे बी पॉसिबल कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए ड्यू टू सच हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दैट विल बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सेम फाइनेंशियल ईयर। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड ना हो, और क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का बेनिफिट कंपनी को केवल सिंगल फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मिलेगा, दैट विल लास्ट टू 3 to 7 years या 4 to 7 years। तो दैट इज वाई जो ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हैं इसके एक पार्ट को तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया जाता है, और जो बैलेंस है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है बैलेंस शीट में असेट साइड में, जिसको आप बोलते हो फिक्टिटियस असेट्स। बोलो यस और नो, फिक्टिटियस असेट्स या नॉमिनल असेट्स। यस सर।
तो आप हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्ट ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच इज नॉट येट रिटर्न ऑफ, जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया है बाय डेबिटिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इज कॉल्ड एज फिक्टिटियस असेट्स और नॉमिनल असेट्स। याद करो सेकंड चैप्टर में पढ़ाया हुआ है आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर। मैंने याद आया या नहीं आया? यस सर। अब एक क्वेश्चन आप लोग ये रेज कर सकते हो कि सर एक तो ये एक्सपेंडिचर है, हाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट हो गया। मैंने कहा नॉमिनल नेचर का अकाउंट, और सर आपने तो कहा था कि नॉमिनल नेचर के अकाउंट कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं किए जाते। तो ये बैलेंस शीट में कैसे शो हो रहा है असेट साइड में? क्योंकि इसका बेनिफिट मिलेगा कंपनी को ओवर 4 to 7 years, दैट इज व्हाई इट विल बी शोन ऑन द असेट साइड। और वहां पर लिखते तो हैं हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, लेकिन वहां पर ये एज फिक्टिटियस असेट शो किया जाता है। ठीक है ना, फिक्टिटियस असेट्स, और असेट्स अकाउंट रियल इन नेचर होता है। बोलो क्लियर? यस सर। मेरी क्लासेस में एक बार एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया ना, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि ये बैलेंस शीट में शो किया जा रहा है, तो फिर ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। आप एक तरफ इसको बोल रहे हो फिक्टिटियस असेट्स, फिक्टिटियस असेट आप इसको बोल रहे हो, तो मान लो 5 years तक इसका बेनिफिट मिलेगा, तो 1 लाख तो करंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और 4 लाख बैलेंस शीट में असेट साइड में एज फिक्टिटियस असेट शो कर रहे हो, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। फिर तो नहीं बेटा, कैपिटल नेचर का जब एक्सपेंडिचर होता है असेट क्रिएट होती है और उस असेट के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्टिटियस असेट, ये तो मैं कह रहा हूं असेट का क्रिएशन हुआ, लेकिन क्या इस असेट को मार्केट में सेल करके हम कुछ मनी रियलाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। फिक्टिटियस असेट्स को क्या आप मार्केट में सेल कर सकते हो? बोलो नो please। सर। नो सर। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट कराया, मान लो मेरी कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड, मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराया, वो एडवर्टीजमेंट बिकवा दो भाई, क्या कोई परचेज करेगा? आंसर इज नो। दैट इज व्हाई इट इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अभी जो हमने एग्जांपल लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखोगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में लिखो 1/5 ऑफ ₹5 लाख। अगर बेनिफिट 5 years तक मिलने वाले हैं तो 5 साल तक उसको स्प्रेड ओवर कर देंगे, यानी 5 लाख रुपीज के 5 पार्ट्स कर देंगे ऑफ ₹1 लाख ईच। 1 लाख करंट ईयर में, 4 लाख बैलेंस शीट में, फिर नेक्स्ट ईयर में अगेन 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 3 लाख बैलेंस शीट में, थर्ड ईयर के अंदर 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 2 लाख बैलेंस शीट में, फोर्थ ईयर में 1 लाख अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1 लाख बैलेंस शीट में, और फिफ्थ ईयर 1 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में हो जाएगा नील। तो फर्स्ट ईयर में 1 लाख रुपीज हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और बैलेंस जो 4 लाख रुपीज है वो बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे। दिस इज द एडजस्टमेंट फॉर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलो क्लियर है? यस सर। आओ अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 ऑन पेज नंबर 22.43। The under mentioned trial balance was extracted from the books of Messrs. Mahavir and Sons as at 31st March 2017. कैपिटल दे रखी है, ड्राइंग्स दे रखी हैं, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेस, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, एडवर्टाइजिंग, ओपनिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, वेजेस, टेलीफोन चार्जेस, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री इनकम, रेंट, investments, journal expenses and bills payable. You are required to prepare
final accounts after taking into account the following adjustments. Closing stock on 31st March 2017 was valued at rupees 70,300. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आप शो करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,300 और बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में अगेन आप दिखा दोगे क्लोजिंग स्टॉक 70,300. बोलो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर है? यस सर. नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, आपको कह रहा है राइट ऑफ 1/5 ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. ट्रायल बैलेंस चेक करो. ट्रायल बैलेंस में आपको एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस दे रखे होंगे. Yes, sir. कितने दे रखे हैं? 6,000 रुपीज के. 6,000 रुपीज के आपको ट्रायल बैलेंस में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं. वो कह रहा है कि इसका 1/5 राइट ऑफ करना है आपको. यानी ये किस नेचर का एक्सपेंस हो गया? डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का. केवल 1/5 ही राइट ऑफ करना है. यानी जो रिमेनिंग पार्ट है 4/5 पार्ट है वो आपको बैलेंस शीट में असेट साइड में शो करना है एज फिक्टिटियस असेट्स. तो 1200 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो रिमेनिंग 6,000 माइनस 1200 इज इक्वल टू 4,800 to be shown on the asset side of balance sheet. बोलो जी क्लियर? यस सर. Yes, sir. एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट देखो, आपको कह रहा है sundry debtors include an item of rupees 2,000 due from a customer who has become insolvent and nothing is recoverable from his estate. बोलो क्या हुआ? ये बैड डेट्स हो गया. Yes, sir. फिर फोर्थ पॉइंट भी पढ़ो. क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5%. ठीक है ना? आपको बैड एंड डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन भी बनाना है. अब देखो हमारे पास डेटर्स कितने हैं. ट्रायल बैलेंस में डेटर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है? डेटर्स है हमारे पास कितने के? सॉरी, डेटर्स है हमारे पास 54,200 के. ये ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है डेटर्स. इसके अलावा ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कोई बैड डेट्स नहीं है, कोई ओल्ड प्रोविजन भी नहीं है. तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे 2 बैड डेट्स. सीधा लिखो आउटर कॉलम में 2,000 रुपीज. ठीक है ना? और जो हमारे डेटर्स हैं 54,200 के, बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में आप लिखो डेटर्स, लिखो 54,200 लेस कर दो बैड डेट्स 2,000. रिमेनिंग रह गए 52,200 के. बोलो क्लियर? उसके बाद आपको प्रोविजन बनाना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. कितने परसेंट का? 5% का. बेटा डेटर्स हमारे पास रह गए 52,200 के. प्रोविजन तो इसी पे बनाओगे. अरे भाई 2,000 तो अब आपका आउटराइट लॉस हो चुका, उसके ऊपर अब प्रोविजन बनाने की क्या जरूरत है? वो तो एक्चुअल बैड डेट्स हो चुके हैं. तो रिमेनिंग डेटर्स पे ही प्रोविजन बनेगा. 52,200 का 5%, 10% होता है 5,220. 5% इसका हाफ हो जाएगा.
तो 2500 तो एक हो गया और 110 एक हो गया, ये हो गया 2610। ये बना लो प्रोविजन। तो लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, सीधा आउटर कॉलम में लिखोगे 2610। ऐड मत कर देना इनको इनर कॉलम में लिख के, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। ओल्ड प्रोविजन होता है तब प्रोविजन अकाउंट पे जाके हम उसको चार्ज करते हैं, हमारे पास ओल्ड प्रोविजन ही है, ये तो हमने न्यू प्रोविजन क्रिएट किया है। अब लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2610, ये लेस कर लो, आउटर कॉलम में बैलेंस आ जाएगा। ये आ गया 0, 9, 11 माइनस 6 5 और 51 माइनस 2 49,590 आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में आउटर कॉलम में शो हो जाएगा। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15% इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। बेटा ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट गिवन है, यस और नो? Yes, sir. कितने की है? 30,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है ट्रायल बैलेंस। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स गिवन है क्या? No, sir. नहीं No, है। sir. और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 15% की रेट से फुल ईयर का रिसीवेबल है, यानी अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड हो गया। Yes, sir. Yes, sir. एट द रेट ऑफ 15% अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड हो गया। तो 30,000 का 15% 4,500 रुपीज। ये 4,500 रुपीज on the one hand it will be credited to profit and loss account, and on the other hand being an asset shown on the asset side of बैलेंस शीट। किस नाम से दिखाएंगे? अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। बोलो जी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट वो कह रहा है एनुअल पेमेंट सैलरीज के हैं 43,200 के, और वेजेस रेंट के हैं 2,400 के। रेंट के हैं 2,400 के। तो सैलरीज एनुअल पेमेंट कितना है? 43,200, ये तो है सैलरीज। और रेंट कितना है? एनुअल पेमेंट 2,400। अच्छा, अब ट्रायल बैलेंस में देखो सैलरीज एक्सपेंसेस आपको कितने गिवन है? ओनली 36,000 आपने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, तो रिमेनिंग 7,200 हो गई आपकी आउटस्टैंडिंग। बोलो क्लियर? Yes, sir. रेंट ट्रायल बैलेंस में देखो 2,200 ही आपने पे किया है, यानी 200 हो गया आपका आउटस्टैंडिंग। बोलो समझ में आ गया? कर लोगे एडजस्टमेंट? Yes, sir. Yes, sir. बस सर। अब क्वेश्चन हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो हो जाएगा, तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना, यही एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट ईयर में यानी 12th क्लास में पार्टनरशिप में पढ़ोगे। जो यहां पढ़ा रहा हूं वही चीज वहां पढ़नी है, यानी ये एडजस्टमेंट आप ध्यान से पढ़ते हो तो 12th क्लास का भी फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप का एक पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा।
ये है एडजस्टमेंट नंबर 18, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। बेटा कभी कभी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है, तो अगर आप चाहते हो कि मैनेजर पूरी एफिशिएंसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे, तो जो उसको सैलरी दी जा रही है उसके अलावा हम उसको एज एन इंसेंटिव कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एनुअल बेसिस पे प्रॉफिट्स होंगे उसका एक सर्टेन परसेंट हम आपको कमीशन पे करेंगे। जब आपने एम्प्लॉय को प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट दे दिया, यानी जब हमने एम्प्लॉय को कहा कि भाई देखो अगर हमें हायर प्रॉफिट्स होंगे, अब सिंपल सी बात है अगर प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो मैनेजर को कमीशन भी ज्यादा मिलेगा। now our manager will be motivated to do the works with more efficiently in the business organization। वो एम्प्लॉयज को ज्यादा बेटर वे में कंट्रोल करेगा, वो जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो चेक करेगा कि वो टाइमली कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, सब जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जहां पर मैनेजर ना केवल मैनेजर का काम कर रहा है बल्कि वो सुपरविजन का भी काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैनेजर को एक तरह से हमने क्या दिया, इंसेंटिव दिया कि भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होंगे तो प्रॉफिट का 1% हम आपको एज कमीशन पे करेंगे। बोलो समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जब Yes, sir. प्रॉफिट में से उसको कमीशन मिलेगा तो नो डाउट जो हमारा मैनेजर है वो ज्यादा एफिशिएंटली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। अब बात ये है कि ये कमीशन हम कैलकुलेट कब करते हैं? दिस मैनेजर्स कमीशन will be calculated at the end of the year when final accounts will be prepared। और क्योंकि ईयर एंड में ये कमीशन कैलकुलेट किया जाता है तो वहां तो केवल कैलकुलेशन हो रहा है, पेमेंट तो बाद में किया जाएगा। इट मींस इट विल बी अज्यूम्ड इन केस ऑफ साइलेंस, इट विल बी अज्यूम्ड दैट दिस कमीशन विल बी आउटस्टैंडिंग, यानी हमने कैलकुलेट कर लिया बट दिस इज नॉट येट पेड। ड्यू तो हो गया मैनेजर को, अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो प्रॉफिट का 10%, 5%, वॉट जो भी कमीशन का रेट है वो मैनेजर को ड्यू तो हो गया बट इट इज नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक हमने उसको पेमेंट नहीं किया है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री विल बी, एडजस्टमेंट एंट्री विल बी मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ठीक है ना? अब ये जो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट हमने डेबिट किया ये तो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस है, डेबिट होगा, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। और जो आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन है ये बैलेंस शीट में कहा जाएगा? लायबिलिटी साइड के अंदर शो होगा। बोलो जी, क्लियर? यस सर। इतनी बात समझ में आ गई? अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें सीखना है। अब कमीशन जो दिया जाता है वो दो तरीके से दिया जा सकता है। वो आपको कह सकता है फर्स्ट पॉइंट, मान लो लिखा जाए क्वेश्चन में कि मैनेजर इज entitled to a commission of 10% of net profit before charging such commission, before charging such commission,
मैनेजर हमारा जो है वो राइट रखता है टू गेट अ कमीशन ऑफ 10%. 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. अब अगर मैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, ये हमारा आ जाए मान लो 33,000 रुपीज. ध्यान रखना मैनेजर्स का कमीशन सबसे लास्ट में कैलकुलेट करोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. यानी क्वेश्चन में जितनी भी एडजस्टमेंट्स गिवन है, ऑल सच एडजस्टमेंट्स विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सबसे लास्ट में मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन होगा. तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, मैनेजर्स कमीशन अभी तक आपने चार्ज नहीं किया, नेट प्रॉफिट आ रहा है आपका 33,000 रुपीज. अभी मैनेजर्स कमीशन हमने चार्ज नहीं किया. तो ये है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. कितना है? 33,000. और यहाँ पे क्या लिख रखा है? मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10%. 10% किसका? नेट प्रॉफिट का. कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. यानी मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने से जो पहले का नेट प्रॉफिट है उसका 10%. यही तो वो नेट प्रॉफिट है. बोलो क्लियर? 33,000 ही तो है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन. इन सच अ केस मैनेजर्स कमीशन is equal to net profit before charging managers commission, that is 33,000 into 10% is equal to 3,300 rupees. बोलो जी क्लियर? यस सर. अगर ये बात समझ में आ गई, देखो बेटा 10% का मतलब क्या है? अगर 100 रुपीज नेट प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? 10 रुपीज. और अगर ये 33,000 है तो मैनेजर का कमीशन कितना होगा? डिवाइडेड बाय 100 इंटू 33,000 इज इक्वल टू 3,300. आई होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा सबको. जवाब दो. यस सर. यस सर. अब मैं कहूं कि सेकेंड पॉइंट कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. अब मैं लिख रहा हूं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हुआ? अब बेटा ये अकाउंट्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है. अब जो हम पढ़ रहे हैं ना ये मैथमेटिक्स है. वो कह रहा है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. कौन सा नेट प्रॉफिट? मैनेजर के कमीशन को चार्ज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट होता है उसका 10%. यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 100 रुपीज है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर्स कमीशन कितना है? 10 रुपीज. क्लियर? यस सर. इसका मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10 यानी 110. 110. यस सर. भाई ये तो है नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, यानी कमीशन चार्ज हो चुका उसके बाद नेट प्रॉफिट. 100 रुपीज अगर नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो मैनेजर का कमीशन 10 रुपीज, यानी कमीशन ऐड कर दो तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आ जाएगा 110. अब आपके पास हमेशा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ही होगा, क्योंकि कमीशन को तो आपको पता नहीं है कमीशन का अमाउंट. आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट कैसे निकाल लोगे? कमीशन का अमाउंट पता होगा तभी तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालोगे प्रॉफिट. ठीक है ना? अब हम लिया है 110 बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन नेट प्रॉफिट. ये आपके पास डेटा है 33,000 बिफोर चार्जिंग कमीशन का. अब आप बोलो अगर 110 रुपीज है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, मैनेजर का कमीशन कितना? 10 रुपीज. अरे देखा तो सही, आपने तो बोला 10 रुपीज. यस और नो? यस सर. अगर ये 1 रुपीज है तो ये कितना होगा? डिवाइडेड बाय 110. और अगर नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन 33,000 है, कट कर दो, आएगा 3,000 रुपीज. बोलो जी क्लियर? यस सर. यस सर. तो बेटा इसको रटना मत, कुछ जगह
टीचर्स कहते हैं कि बेटा अगर बिफोर चार्जिंग दे रखा है तो फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, और अगर दे रखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन तो नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग प्रॉफिट ले लो इंटू 10 कर दो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, तो ये हो जाएगा 33,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110। ऐसे रटना मत इसको, नहीं तो नेक्स्ट ईयर में गारंटी दे रहा हूं जब आप पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे आप अटक जाओगे। इसको रटने की जरूरत नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है समझने में, कोई दिक्कत आई क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में? जो मैथमेटिक्स थी वो मैंने आपको समझा दी, आई होप ये क्लियर होगा। यस सर। अब इलस्ट्रेशन नंबर 16 हमारे सामने है, ये है आपका होमवर्क। इसकी एडजस्टमेंट एक बार देख लो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर इस क्वेश्चन में तो मैनेजर्स कमीशन दे रखा है। ध्यान रखना जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो जितनी भी एडजस्टमेंट आपको गिवन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एडजस्टमेंट को छोड़ के जो रिमेनिंग 5 एडजस्टमेंट्स हैं उनको पहले इनकॉर्पोरेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है बिफोर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, उस प्रॉफिट को आप कंसिडर करके मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करोगे। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 16 में आपको दे रहा हूं होमवर्क के अंदर, और कल फिर हम आगे पढ़ते हैं। एक बार जाओ ना तभी इलिस्ट्रेशन नंबर 16, चलो ठीक है 17 हम कल डिस्कस करेंगे, 16 तक रहने दो, इसको कंप्लीट करके आना कल। और अगर इसमें कोई क्वेरीज होती हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, 16th इलिस्ट्रेशन में अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो वो कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। सिलेबस ओवर होने की तरफ बढ़ रहा है, इस वीक के अंदर हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी क्वेरीज हो अपने तक लिमिटेड मत रखो, वो मेरे साथ डिस्कस करो। ठीक है ना बच्चों? ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, वेलकम।